हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर है जो कि कंटिन्यूएशन है फंगल एक्सप्रेशन सिस्टम फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन का। हमने लास्ट टाइम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन सिस्टम्स फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहला एक्सप्रेशन सिस्टम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एक ईस्ट है जिसको कि हम बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। ये बेकर्स ईस्ट या ब्रूअर्स ईस्ट का एक्सप्रेशन सिस्टम है। इसकी मदद से कैसे एक्सप्रेशन सिस्टम वर्क करता है ये देखते हैं। द बेकर्स ईस्ट that is Saccharomyces cerevisiae was an obvious choice as a host organism for recombinant gene expression. जो बेकर्स ईस्ट था ये होस्ट के लिए कोई भी जीन को एक्सप्रेस करवाना है तो जीन के एक्सप्रेशन के लिए ये एक बहुत अच्छी चॉइस एक अच्छी चॉइस है। और स्टार्टिंग टाइम में जब रिसर्च इस पे चल रही थी उस टाइम पे भी ये बहुत अच्छी चॉइस हुआ करता था होस्ट के लिए कि इसमें कल्टीवेशन करवा दिया जाए फॉर रिकॉम्बिनेशन। जो भी रिकॉम्बिनेशन है, जो जीन ऑफ जिसको कि आप भेजना चाहते हैं आगे किसी में, तो वहाँ पे आप इसका एक्सप्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इस जीन को भेजेंगे, क्या है जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिए इस टॉपिक के, और उसमें आपको उम्मीद है पूरी तरीके से क्लियर होगा क्योंकि बहुत बेसिक से मैंने समझाया है। तो उसको आप ज़रूर देखिए क्योंकि एक ही चीज़ पे हम बार बार टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। तो प्रीवियस लेक्चर से आप उसको समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप आगे की चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो जीन के एक्सप्रेशन के लिए बेकर्स ईस्ट एक बहुत अच्छी एक ऑब्वियस चॉइस है owing to the broad knowledge of its genetic and to the experience in industrial use। अब इतनी ऑब्वियस चॉइस ये इसलिए है क्योंकि इसके बारे में एक ब्रॉड नॉलेज है, बहुत ज़्यादा स्टडी हुई है इस पे, और एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। आपको पता होगा ब्रूअर्स इंडस्ट्री या जो बेकरीज होती हैं उसमें ईस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इतने बड़े लेवल पे एक तो इसका यूज़ है, फिर इस पे स्टडीज़ भी बहुत हुई हैं। तो एक ब्रॉड नॉलेज है, एक बहुत बड़ा एरिया है इसकी नॉलेज का, इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, और जो इंडस्ट्रियल यूज़ है उसमें भी एक्सपीरियंस, क्योंकि हर जगह पे जहाँ भी ज़्यादातर चीज़ें हैं जैसे कि ब्रेड है, बियर है, वाइन है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में, बेकिंग की ज़्यादातर चीज़ों में सैक्रोमाइसिस सर्वेसी का ही यूज़ होता है। तो इसका जो इंडस्ट्रियल यूज़ है उस एक्सपीरियंस के आधार पर भी ये एक ऑब्वियस चॉइस रहा है होस्ट ऑर्गेनिजम्स। The most commonly used procedure for yeast transformation is by introducing a plasmid DNA vector encoding the foreign gene of interest। सबसे कॉमन प्रोसीजर कौन सा है जो यूज़ किया जाता है अगर ईस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है? कोई भी आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया है इस प्लाज्मिड में, अब इस प्लाज्मिड को आपको भेजना है ईस्ट के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है, plasmid DNA vector encoding the foreign gene of interest with suitable genetic elements guiding its expression and securing replication and segregation of the plasmid during cell proliferation। क्या कराते हैं, इसका इंट्रोडक्शन करा दिया जाता है इस ईस्ट की सेल में। ईस्ट की सेल में आपका ये जो प्लाज्मिड आपने भेजा, इसी में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है जिसको आप रेप्लिकेट कराना चाहते हैं। अब वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है आपका, जिसको आप रेप्लिकेट कराना चाहते हैं, एक्सप्रेस कराना चाहते हैं, उसमें वो आपका पर्टिकुलर सेगमेंट होगा। और इसके अलावा भी एक ऐसा सेगमेंट होता है जो कि उसको गाइड करता है कि उसको कैसे एक्सप्रेस करना है। जैसे कि अगर आपका ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो इसमें एक ऐसा सेगमेंट भी होगा जो कि इसको गाइड करेगा कि इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा और रेप्लिकेशन और सेग्रीगेशन किस तरीके से होगा जब सेल का डिवीजन होगा, कि सेल रेप्लिकेट हो रही है, जब ईस्ट की सेल रेप्लिकेट हो रही है तो इसके अंदर आपका जो प्लाज्मिड है
वो भी रेप्लिकेट हो रहा है। अगर ईस्ट की सेल 1 से 2 बन रही हैं तो प्लाज्मिड भी 1 से 2 बन रहा है। तो सेल के प्रोलिफरेशन के टाइम पे प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन और सेग्रीगेशन होगा, उसको भी एक ये जो जेनेटिक एलिमेंट होगा, जो मैंने बताया कि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट में एक एलिमेंट होगा, वो गाइड करेगा और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। The ability to detect the successful uptake of exogenous DNA and its stable maintenance depends on the presence of a selection marker. अब क्या है, आपकी सेल में जो ईस्ट की सेल है उसमें प्लाज्मिड चला गया है, आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको कि हम एक्सोजीनस डीएनए भी बोलते हैं। एक्सोजीनस इसलिए क्योंकि आप ये बाहर से अंदर की तरफ भेज रहे हैं, इसीलिए इसको एक्सोजीनस बोलते हैं। तो अब ये जो डीएनए है इसका सक्सेसफुल अपटेक, मतलब ईस्ट की सेल ने इसको सक्सेसफुली ले लिया अपने अंदर और ये मेंटेन है, ईस्ट की सेल में ये मेंटेन्ड कंडीशन में है। ये डिपेंड करेगा कि आपको देखना होगा सिलेक्शन मार्कर्स को। सिलेक्शन मार्कर्स क्या हैं, इनके बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने, किस किस टाइप के होते हैं ये भी देखा है। तो ये सिलेक्शन मार्कर्स क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे इस चीज़ को देखने में कि ईस्ट की सेल ने इस डीएनए को लिया है या नहीं, और अगर लिया है तो ऐसा तो नहीं कि वो डिग्रेड हो गया है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, वो मेंटेन है या नहीं। ये सारी चीज़ें आप सिलेक्शन मार्कर्स की मदद से जान पाते हैं, क्योंकि आप उससे आइडेंटिफाई करते हैं उन सेल्स को जिनमें कि आपका प्लाज्मिड डीएनए गया है और प्रॉपर मेंटेन्ड कंडीशन में है। For example, complementation of host cell auxotrophy. होस्ट सेल ऑक्सोट्रॉफी होती है, ये एक एग्जाम्पल है इसी को डिटेक्ट करने का कि आपका जो सिस्टम है उसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचा है या नहीं। फॉर एक्सप्रेशन इन ईस्ट, द HBsAg कोडिंग सीक्वेंस वाज फ्लैंक्ड एट द 5 प्राइम टर्मिनस। अब हमने आपको बताया कि एक सीक्वेंस होता है, तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि 5 प्राइम टर्मिनस पे एक HBs एंटीजन कोडिंग, ये जो होता है ये सरफेस प्रोटीन्स को कोड करता है, 5 प्राइम एंड पे होता है, बाय अ प्रोमोटर डिराइव्ड फ्रॉम द ईस्ट एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ये एक जीन होता है ईस्ट के अंदर, एंड एट द 3 प्राइम टर्मिनस बाय अ ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन that is polyadenylation signal from the same gene। होता क्या है, अगर मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, तो 5 प्राइम पे ये एक सीक्वेंस होगा जो कि प्रमोटर से डिराइव होगा, और 3 प्राइम टर्मिनस पे होगा एक पॉली ए टेल, बहुत सारे एडिनाइल, यहाँ पे एडिनाइलेशन होता है तो बहुत सारे ए ऐड हो जाते हैं, एडेनिन ऐड हो जाते हैं, तो इसको पॉली एडिनाइलेशन टेल भी बोला जाता है। तो ये क्या करेगा, ये जो 5 प्राइम एंड है ये प्रमोटर की मदद से रेप्लिकेशन करवाएगा और ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, लेकिन ये जो 3 प्राइम एंड है ये ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन को प्रमोट करेगा। Proper promoter and termination signals are essential for efficient transcription in yeast। आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने भेजा है ये लाइगेट करके प्लाज्मिड में, अगर इसके पास में प्रॉपर ये सिग्नल नहीं होंगे, प्रमोटर और टर्मिनेशन नहीं होगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रमोटर का होना, और ट्रांसक्रिप्शन को रोकना भी होता है एक जगह पे, तो उसके लिए टर्मिनेशन सिग्नल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आपको अब ये पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं 5 प्राइम पे और क्या चाहिए होता है 3 प्राइम पे। लोकेशन बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। The yield of HBsAg particles from yeast also seems to depend on the conditions of cell disruption। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, जो सरफेस प्रोटीन्स हैं, ये कैसे
इनका प्रोडक्शन होगा, कितनी यील्ड होगी, ये डिपेंड करेगा कि सेल के डिसरप्शन की कंडीशंस क्या हैं। जैसे कि ईस्ट की सेल है और इसमें आपका प्लाज्मिड है, आपको इस प्लाज्मिड को बाहर निकालना है। आपने इस सेल को ऐसे ब्रेक किया, लेकिन ये ब्रेक कुछ इस तरीके से हुआ कि सेल के साथ साथ में आपका प्लाज्मिड भी ब्रेक हो गया, तो आपको यील्ड अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आपका प्लाज्मिड भी ब्रेक हो गया है। लेकिन अगर वही आपकी ये सेल है, आपको इसे ब्रेक करना है, आपने ऐसे ब्रेक किया और ये आपका प्लाज्मिड है जो कि बाहर की तरफ निकल के आ गया, तो अगर सारा सेल का डिसरप्शन ऐसे ही हो गया तो आपको अच्छी खासी यील्ड मिल जाएगी। Initially, it was found that only 2 to 5% of totally generated HbS-Ag was present in the form of particles in the crude cell extract. Initially ये देखा गया था कि जो टोटल आपका पार्टिकल जनरेट होता था उसका टोटल का लगभग 2 से 5% ही मोनोमेरिक फॉर्म में जनरेट होता था, जो कि सेल एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में मिलता था। यहाँ पे आपको ईस्ट का एक्सप्रेशन सिस्टम दिखाया गया है कि किस तरीके से ईस्ट में एक्सप्रेशन होता है। जो इमेज ए है ये है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी वेक्टर की। कुछ इस तरीके का वेक्टर होता है। वेक्टर में आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलेगा और जो सिलेक्शन मार्कर्स होते हैं जैसे कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस है, ये एक सिलेक्शन मार्कर है, ये मिलेगा। जो डीएनए आपने इंसर्ट कराया है वो मिलेगा आपको, और जो पोर्शंस रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन्ड हैं। जो इमेज बी है ये है एच पॉलीमॉर्फा वेक्टर की, एक और वेक्टर है इसके अलावा। और इसमें क्या है, क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं इसमें देखिए। जीएपी डीएचपी जो है ये है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का जीन का प्रोमोटर, जो कि रिक्वायर्ड होता है। प्रोमोटर के बिना यहाँ पे रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और इसके अलावा जो अगला है ARG3T। ARG3T क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पार्ट दिखाया गया है। ये है ARG3 जीन ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सिग्नल। ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने के लिए इस सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं जो LEU2 है, ये LEU का मतलब है ल्यूसीन, और दूसरा है URA3। ये देख सकते हैं, ये दोनों हैं ईस्ट के सिलेक्शन मार्कर्स। इसके अलावा जो FMDP है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये FMD प्रमोटर है। MOX-T है, ये MOX ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सिग्नल है। इसके अलावा HARS है, ये HARS, ये है हैंसनियोला ऑटोनोमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस। वैसे तो ARS होता है, ये ARS यीस्ट का रेप्लिकेशन सीक्वेंस होता है। नॉर्मल जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, और जो H पॉलीमॉर्फा का है, हैंस से नीला पॉलीमॉर्फा का, इसमें HARS बोलते हैं इसको, इसमें H आगे इसका नाम का लगा दिया जाता है। AMPR जो है ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। ORIE है, ये ई कोलाई का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स होता है ये जो वेक्टर, जिसमें आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट करके एक प्लाज्मिड में और फिर उसको किसी ईस्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि वो फर्दर आगे बढ़ सके। अभी हमने देखा सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के बारे में। अब आता है मिथाइलोट्रॉपिक ईस्ट। मिथाइलोट्रॉपिक ईस्ट क्या है?
Soon after employing Saccharomyces cerevisiae as the expression host for recombinant protein production, some general limitations of this yeast became obvious. Saccharomyces एक्सप्रेशन सिस्टम का जब यूज़ बहुत बड़े स्केल पे होने लगा, तो कोई भी चीज़ अगर बड़े स्केल पे यूज़ होती है तो कुछ ना कुछ उनमें लिमिटेशंस भी आती हैं। तो ईस्ट के साथ में भी हुआ, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आई और कुछ लिमिटेशंस ऐसी थी जिन्होंने कि ईस्ट की फंक्शनैलिटी को रेस्ट्रिक्ट किया, which were not restricted to the case of HBS AG. अब क्या हुआ? These limitations and the quest for higher yield prompted the search for alternative yeast and filamentous fungi as a novel expression host for a recombinant protein production. जब ये limitations आने लगी और yield अच्छी नहीं मिल रही थी तो क्या हुआ? ये सोचा गया कि अब कुछ समय ऐसा है कि इसका अल्टरनेटिव ढूंढा जाए, कि जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है, ये जिन मानकों पे उसको खरा उतरना चाहिए वो काम ये नहीं अच्छे से कर पा रहा है, तो ईस्ट का कोई अल्टरनेटिव या फंजाई को ढूंढा गया कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये लिमिटेशंस ना आती हों और उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा सके। A focus among others was the presence of strong inducible promoters in such organism. इसमें एक फोकस की चीज़ ये भी थी कि जो भी अल्टरनेटिव खोजा जाए उसमें एक स्ट्रॉन्ग इंड्यूसिबल प्रोमोटर होना चाहिए। इंड्यूसिबल का मतलब है कि वो इंड्यूस करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, तो ये एक मेजर चीज़ होनी चाहिए which brought the मिथाइलोट्रॉपिक ईस्ट into the limelight। और ये जो चीज़ें चाहिए थी, ये कुछ ऐसी ही चीज़ें मिली मिथाइलोट्रॉपिक ईस्ट में, और इससे ही मिथाइलोट्रॉपिक ईस्ट लाइमलाइट में आया, प्रकाश में आया और इस पे फिर वर्क किया गया। अब आता है H पॉलीमार्फा एक्सप्रेशन सिस्टम, हैंसेनुला पॉलीमार्फा एक्सप्रेशन सिस्टम। H. polymorpha is a ubiquitous yeast annually naturally occurring in soil। जो H. polymorpha है ये एक ubiquitous yeast है। ubiquitous का मतलब होता है कि हर जगह प्रेजेंट, लगभग हर जगह ये yeast पाया जाता है और ये सॉइल में हो सकता है, द गट ऑफ वेरियस इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी गट में हो सकता है, स्पॉइल्ड ऑरेंज जूसेस, जो स्पॉइल्ड ऑरेंज जूस है उनमें हो सकता है, एंड मेज मील। बिसाइड्स इट्स कैपेबिलिटी टू ग्रो ऑन मेथेनॉल, पहली बात तो ये जो एच पॉलीमॉर्फा है इसकी एबिलिटी होती है कि ये मेथेनॉल पे ग्रो कर सकता है। इसके अलावा इट हैज़ अट्रैक्टेड अटेंशन बिकॉज ऑफ इट्स हीट टॉलरेंस। इसने सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इसलिए लिया क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी थी हीट को टॉलरेट करने की। ऑब्वियसली ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हीट को टॉलरेट करने की, एंड दिस हीट टॉलरेंस परमिटिंग ग्रोथ एट टेम्परेचर्स अंटिल 49 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हीट को ये टॉलरेट कर सकता था, जो कि इसके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट था इसके साथ में वर्क करने के लिए। As in Saccharomyces cerevisiae, the major S antigen, जो surface antigens होते हैं, is expressed intracellularly in H polymorpha, and the antigen analyzed from crude cell extract show the same features. That is high reactivity in the Osgine assay indicative of conformational epitopes and formation of lipoprotein particles with a density of 1.17 to 1.20 gram per centimeter cube। ये जो Saccharomyces cerevisiae की प्रॉपर्टी थी
उसकी तरह ना हो के जो H पॉलीमॉर्फा है इसमें S एंटीजन्स इंट्रासेलुलरी एक्सप्रेस होते हैं। मतलब इंट्रासेलुलर का मतलब हो गया कि सेल के अंदर, ये S एंटीजन बाहर ना होके अंदर की तरफ एक्सप्रेस होते हैं और इसकी वजह से जो इसका एक्सट्रैक्ट मिलता है उसमें बहुत से फीचर्स, एडवांस फीचर्स देखे जाते हैं, जैसे कि इसकी रिएक्टिविटी अच्छी खासी होती है और एपीटॉप का कंफर्मेशन इसका प्रॉपर मिलता है और ये लाइपोप्रोटीन के पार्टिकल्स भी बना सकता है, लगभग 1.17 से लेके 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक की डेंसिटी के पार्टिकल्स। Electron microscopy demonstrated the presence of 20 nanometer particles. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से ये भी देखा गया कि 20 नैनोमीटर तक के पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन सिस्टम है पिक्चिया पैस्टोरिस एक्सप्रेशन सिस्टम। ये जो पिक्चिया पैस्टोरिस है ये भी एक प्रकार का मिथाइलोट्रोपिक ईस्ट है। सो अनदर मिथाइलोट्रोपिक ईस्ट applied in biotechnology is Pichia pastoris. Originally, it was developed as a protein source for animal feed produced from methanol. ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। This is from methanol. तो स्टार्टिंग में इसको सबसे पहले डेवलप किया गया था एनिमल्स के लिए प्रोटीन सोर्स के फॉर्म में, कि जो एनिमल का फीड होता है जो मेथनॉल से बनता है उसमें एक प्रोटीन सोर्स की तरह इसको यूज किया गया था। इन कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन yields up to 130 ग्राम ड्राई सेल वेट पर लीटर कैन बी अचीव्ड। अगर कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे 130 ग्राम ड्राई सेल वेट पर लीटर में इसका मिल सकता है फर्मेंटेशन की अगर बात करते हैं। Nowadays it is widely used for the expression of recombinant proteins और ये बहुत अच्छी यील्ड दे रहा है, इस वजह से इसको आजकल एक्सप्रेशन सिस्टम में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स के एक्सप्रेशन के लिए बहुत ब्रॉड स्केल पे यूज किया जाता है। The experience with H polymorpha with its much shorter fermentation or induction time schedule contradicts that point. जो H polymorpha के साथ में एक्सपीरियंस था और जो इसका जो बहुत शॉर्ट फर्मेंटेशन टाइम था, ये यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट था। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट थे कि H पॉलीमार्फा का जो इंडक्शन टाइम है वो बहुत छोटा था। The Pichia system has proven to be a powerful tool for the expression of antigens and proteins in general. ये जो Pichia system है ये एक एंटीजन एक्सप्रेशन के लिए बहुत पावरफुल टूल साबित हुआ है और प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन इसने बहुत अच्छे से करवाया है। The requirement of large amounts of methanol for induction, however, poses a technical challenge for upscaling for the fermentation process. जैसे कि Saccharomyces cerevisiae में भी हमने देखा था कुछ लिमिटेशंस थी, उस तरीके से यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशन आ जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पिक्चिया पास्टोरिस है, इसके एक्सप्रेशन के लिए इसका जब इंडक्शन कराया जाता है तो उस समय पे मेथनॉल की ज़रूरत पड़ती है और वो भी एक लार्ज अमाउंट चाहिए होता है, छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं चाहिए होता है। तो हर बार में इंडक्शन के लिए इतना लार्ज अमाउंट मेथनॉल का अवेलेबल करवाना एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज हो जाता है और ये एक लिमिटेशन बन जाता है इसके लिए। इसका जो अपस्केलिंग प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ये एक टेक्निकल चैलेंज की तरह उभर के आता है।
देखते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ HBsAg इन ईस्ट एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स। ये जो HBsAg है, इसका फुल फॉर्म बताना मैं भूल गई आप लोगों को। ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की बात चल रही है, तो उसी के सरफेस एंटीजन्स की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि जब आप कोई भी वैक्सीन बनाते हैं या किसी चीज़ को एक्सप्रेस करवाते हैं तो एंटीजन्स को ही बॉडी में आप इंजेक्ट करवाते हैं ताकि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनवा सके। So HBsAg is produced for commercial vaccine in both Saccharomyces cerevisiae and H. polymorpha for worldwide markets. जो HBsAg है, ये कमर्शियल वैक्सीन इसकी जो बनाई जा रही हैं, ये दोनों ही Saccharomyces cerevisiae और H. polymorpha का यूज़ किया जा रहा है। Manufacturing is also established with P. pastoris for local markets। हालांकि लोकल मार्केट्स में मैन्युफैक्चरिंग इसकी मदद से भी हो रही है, लेकिन जो इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि अगर बहुत बड़े वर्ल्ड वाइड मार्केट में यूज़ करेंगे तो इतना लार्ज अमाउंट में मेथनॉल का अवेलेबल होना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो उसकी वजह से इसका लोकल मार्केट्स में ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता है। The various production processes have many similarities owing to the use of yeast as the common production host। बहुत सारी प्रोडक्शन प्रोसेस हैं और बहुत सिमिलरिटीज हैं उनमें। तो जो ईस्ट है वो ईस्ट को ही ज़्यादातर प्रोडक्शन होस्ट की तरह यूज़ करती हैं ये हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन को बनवाने के लिए, क्योंकि जब ये आपका प्लाज्मिड लेके जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट का, ये एक्सप्रेशन करेगा और एंटीजन बना देगा। जब एंटीजन बनेगा तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी और यही आपको सुरक्षा प्रदान करेगी वैक्सीन के फॉर्म में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प और क्वेरी फील फ्री टू कॉन्टेक्ट ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर 7080833450। सो अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कोई भी डाउट है तो या कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.itlsacademy.com। So thank you very much. Thank you for watching this session.